जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन में 13वें लेक्चर की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करा था और वहां पे हम लोगों ने प्लैनेट और सैटेलाइट से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसके बारे में समझा था। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पदार्थों के गुण से संबंधित जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं फिजिक्स में उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। ऑप्शन है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा और चौथा है आपका मांसपेशीय ऊर्जा। मेरे मित्र, क्या कहा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी वस्तु के आकार में बदलाव के कारण, या मतलब कह सकते हो कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बॉडी में आकार में बदलाव के कारण जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं। आप कहेंगे आकार में बदलाव कहने से क्या मतलब हुआ सर? तो मेरे मित्र, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच देते हो तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, या फिर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दबाते हो तो भी उसका क्या होता है? आप कहते हैं सर आकार परिवर्तित हो जाता है। और मेरे मित्र, आप सभी ने तो कई बार इस चीज को डिस्कस करा है कि गुरुजी किसी भी वस्तु के स्थिति और आकार के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और मेरे मित्र, फिजिक्स में आप सभी ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी हम लोग पदार्थों के गुण की चर्चा करते हैं, मतलब अगर हम पदार्थ की अवस्था की बात करें तो आप कहेंगे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है। ये पदार्थ की 5 अवस्था है और इस 5 अवस्था में से 3 ऐसे हैं जो बहुत ही पॉपुलर स्टेट है। कौन कौन सा? तो सर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मेरे मित्र, ये सभी पदार्थ की अवस्था कहलाते हैं और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक पदार्थ का अपना कुछ प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि अगर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंसेस की बात करते हैं, किसी ठोस पदार्थ की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो सर उसमें प्रत्यास्था जैसे महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इसी प्रत्यास्था को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। और अगर हम किसी लिक्विड की बात करते हैं, तरल की बात करते हैं, तो सर उसमें फ्लोटेशन, जिसको हम लोग उत्प्लवन बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सर जो द्रव का प्रवाह होता है, या फिर मेरे मित्र जब हम लोग बात करते हैं लिक्विड के और मोर प्रॉपर्टीज की तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो लिक्विड के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ये भी क्या है सर? लिक्विड का एक गुण ही है, एक प्रॉपर्टीज ही है। और इसी तरीके से अगर हम गैसियस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ की बात करते हैं और उसके गुण की बात करते हैं तो सर गैसीय दाब होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सर प्रत्येक पदार्थ का अपना गुण होगा। सॉलिड में क्या होगी सर? प्रत्यास्था होगी। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाट इज इलास्टिसिटी, ये प्रत्यास्था क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि इस प्रत्यास्था का मतलब होता है फिजिक्स में रेसिस्टेंस टू चेंज। क्या होता है मतलब चला? रेसिस्टेंस टू चेंज। अच्छा, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर परिवर्तन का विरोध करना। क्या करना सर? परिवर्तन का विरोध करना। मतलब अगर हम प्रत्यास्था का मतलब फिजिक्स में समझने की कोशिश करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि सर ये जो प्रत्यास्था है इसका बेसिक सा मतलब होता है सर रेसिस्टेंस टू चेंज, यानी कि जो सर परिवर्तन है उसका विरोध करना। नाउ द पॉइंट इज दैट सर किसी भी वस्तु में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिए कि अगर हम किसी भी ठोस वस्तु के परिवर्तन की बात करते हैं तो हम कहेंगे सर उस पर बल लगाएंगे। मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसको हम दबाने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे सर अगर हम बहुत ज्यादा बल लगा देंगे तो ये संभव है कि ये मार्कर टूट जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं इसकी आकृति बदल जाएगी। जैसे किसी रबर को आप खींच देते हो तो आप कहते हो सर उसकी आकृति बदल जाती है। तो मेरे मित्र, जब हम प्रत्यास्था की बात करते हैं फिजिक्स में तो क्या कहते हैं कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के उपरांत जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण क्या कहलाता है? सर उस वस्तु की प्रत्यास्था कहलाती है। ध्यान से समझिएगा कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगने से उस वस्तु में उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण क्या कहलाएगा? इलास्टिसिटी। जैसे कि मेरे मित्र, आप रबर पे फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, जैसे उसको आप ऐसे खींचोगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाओगे वो क्या होगा? सर फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा।
तो मेरे मित्र ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है, आप कहेंगे सर इलास्टिसिटी है। और मेरे मित्र प्रत्येक ठोस पदार्थ में प्रत्यास्था की गुण होती है। चूंकि प्रत्यास्था के चलते ही हम किसी भी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन की सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे हमारा क्या होगा सर, ऊर्जा भी कुछ ना कुछ परिवर्तित होगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु के आकार में बदलाव के चलते यहां पे क्या होगी, आप कहेंगे सर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि आकार में बदलाव करेंगे तो सर उस पे एक बाह्य बल लगाना होगा, और बाह्य बल लगाने से वस्तु क्या करेगा सर, अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करेगा। तो जैसे ही बाह्य बल हटाएंगे वस्तु हमारा ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। दैट्स व्हाई हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाएगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट यू से करते हैं, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हाफ के डेल एक्स स्क्वायर। क्या लिखते हैं सर, हाफ के डेल एक्स स्क्वायर। और चिला जी आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो k है ये क्या है आपका, तो सर ये नियतांक बोले तो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो x है ये क्या है सर, विकृति की माप है जिसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। अच्छा ये विकृति कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है चिला, आप सभी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर मान लीजिए कि ये मार्कर जो है इसका पूरा लंबाई कितना है, आप कहेंगे l, पूरा लंबाई मान लेते हैं l। अब आपने इस पे बल लगाया और बल लगाने की वजह से इसकी जो लंबाई है उसमें आपका क्या हो गया सर, स्मॉल l वृद्धि हो गया। तो मेरे मित्र जो आपका लंबाई में वृद्धि हुआ और जो प्रारंभिक लंबाई था किसी भी वस्तु का सर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृति यानी कि स्ट्रेन कहते हैं। और बेसिकली ये क्या है, तो सर परिवर्तन का माप है कि लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हुआ और जो प्रारंभिक था वो कितना है, दोनों का अनुपात ही हमारा स्ट्रेन कहलाता है। चूंकि दो समान राशि का अनुपात है इसीलिए आप लोगों ने कई बार पढ़ा है कि सर विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है, यानी कि जो आपका स्ट्रेन है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो चला जी आप सभी ध्यान में रखना कि पृथ्वी के गुरुत्व के चलते किसी भी वस्तु की स्थिति या आकार के पोजीशन के चलते जो आपका ऊर्जा उत्पन्न होगी, स्थिति आकार में होने के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। और ये भी बेसिकली आपका किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप कहेंगे सर mgh से रिप्रेजेंट किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है, यानी कि आप कह सकते हो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। मस्कुलर एनर्जी की बात करेंगे सर, किसी भी मसल्स के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मांसपेशीय ऊर्जा कहेंगे। मेरे मित्र बात किसकी हुई, आप कहेंगे सर बात इस क्वेश्चन की हुई। यहां पे कंसेप्ट क्या निकल के सामने आ रहा है, आप कहेंगे सर प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी का। तो इलास्टिसिटी में कई सारे छात्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी इलास्टिसिटी तो एक लंबा टॉपिक होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका अपना एक अलग कंसेप्ट होगा। अब इतना तो नहीं होगा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उस वस्तु के द्वारा जो परिवर्तन होगा या उस वस्तु में जो परिवर्तन होगा उसका विरोध करना प्रत्यास्था कहलाएगा। मेरे मित्र बिल्कुल इतना ही कंसेप्ट नहीं है। जब आप प्रत्यास्था की कंसेप्ट की बात करते हो तो पहला चीज तो ये ध्यान में रखेंगे बेसिक शब्दों में कि इट इज अ रेसिस्टेंस टू चेंज। और जो डेली लाइफ में हम लोग कहते हैं कि सर किसी भी वस्तु को खींच देते हैं और वो खींचा जाता है, ये उसका प्रत्यास्था का गुण है। फिजिक्स में ये प्रत्यास्था का गुण नहीं है। फिजिक्स में प्रत्यास्था गुण कहने का मतलब ये है कि सर पदार्थ पे अगर बल लगाया जाएगा तो उसके द्वारा अपने परिवर्तन, जो उसमें परिवर्तन होगा वो उसका कितना विरोध कर रहा है। और इसलिए मेरे मित्र प्रत्येक पदार्थ की चूंकि प्रत्यास्था जो होती है वो अलग अलग होती है, जिसको हम लोग प्रत्यास्था गुणांक के रूप में लिखते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि सर प्रत्यास्था गुणांक का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। तो सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये इलास्टिसिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हो जाता है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी सुविधा के लिए ये पीपीटी पहले से लगा रखा है कि प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। ये समझाने की जरूरत नहीं है, बस स्पेशल हिंट के रूप में चला जी आप सभी ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है कि सामान्य जीवन में हम उस पदार्थ को ज्यादा प्रत्यास्थ मानते हैं जो दूसरे पदार्थ से ज्यादा फैलता है। अब जैसे कि मार्कर और रबर, तो मार्कर को आप खींचोगे तो फैलेगा, आप कहेंगे नहीं फैलेगा। रबर को खींचोगे तो क्या होगा सर, ये फैल जाएगा। तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि सर जो मार्कर है उससे ज्यादा प्रत्यास्थ हमारा क्या है सर, तो सर रबर, यानी कि इलास्टिसिटी को हम लोग सीधे सीधे मतलब नमरने से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब सीधा सीधा
नमरना नहीं होता है चेला, क्या होता है सर, अवस्था में परिवर्तन का कितना विरोध किया जा रहा है, दैट्स आर नोन एज देयर इलास्टिसिटी, वो उसकी प्रत्यास्थता कहलाती है। तो मेरे मित्र यहां पे मैंने इंडिकेट कर दिया है, जबकि भौतिक विज्ञान में हम उस पदार्थ को ज्यादा प्रत्यास्थ मानते हैं जो दूसरे पदार्थ की तुलना में परिवर्तन का अधिक विरोध करती है, मोर रेसिस्टेंस टू चेंज। वो क्या होगा सर, हमारा ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। और इसीलिए आप कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पे सर फंसते हुए नजर आते हैं कि इस्पात और रबर में सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन होगा। तो आप सभी सीधे सीधे प्रत्यास्थ का मतलब कॉमन लाइफ से जोड़ देते हैं, जो कि मेरे मित्र क्या है, गलत है। फिजिक्स में उसका मायने अलग है। क्या है कि सर कोई पदार्थ अपने अवस्था में परिवर्तन का कितना विरोध कर रहा है। तो आप सभी कहेंगे कि जाहिर सी बात है कि सर जब रबर पे विरूपक बल लगाया जाएगा, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया जाएगा, जिसको हम लोग बाह्य बल के रूप में जानते हैं, और इस्पात पे लगाया जाएगा, तो अवस्था में परिवर्तन तो होगा, लेकिन यह सर संभव है कि जो इस्पात होगा उसमें तेजी से अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का प्रॉपर्टीज होगा, जबकि रबर जो है उसकी अपेक्षा क्या आएगा सर, धीरे धीरे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि रबर और इस्पात में सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ आपका कौन होता है, आप कहिएगा इस्पात होता है। मेरे मित्र एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान में रख लीजिएगा कि प्रत्यास्थ कि कोई भी वस्तु आपका कितना प्रत्यास्थ है, इस चीज को हम लोग बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं सर, प्रत्यास्था गुणांक का उपयोग करते हैं। किसका, आप सभी ध्यान में रखिएगा, प्रत्यास्था गुणांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और ये क्या होता है, आप कहेंगे प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। और जो आपका प्रत्यास्था गुणांक है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप कहेंगे सर ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका वैल्यू, इसका मान आप सभी ये ध्यान में रखना, क्या कि सर 0 से 1 के बीच होता है। क्या होता है, 0 से 1 के बीच। और चिला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर E इक्वल टू आपका क्या है सर, 1 है, E इक्वल टू क्या है सर, 1 है, तो ऑब्जेक्ट आपका पूर्णतः क्या होगा सर, इलास्टिक होगा। और अगर आपका E इक्वल टू 0 है तो आप क्या कहेंगे सर, ऑब्जेक्ट हमारा इनइलास्टिक होगा। क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि प्रत्यास्था गुणांक का मान प्रत्येक पदार्थ के लिए क्या होता है, आप सभी याद रखेंगे सर, भिन्न भिन्न होता है। और मेरे मित्र यदि विकृति लंबाई में हुई हो तो प्रत्यास्था गुणांक को हम लोग यंग गुणांक यानी कि यंग मॉडुलस कहते हैं। तो कभी कभी आपसे यह सवाल भी पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल बटा विकृति होता है, या प्रतिबल और विकृति का अनुपात है, जबकि विकृति लंबाई में हुई है तो कहलाएगा, आप कहेंगे सर यंग मॉडुलस यानी कि यंग गुणांक कहलाएगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होगा सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे सर, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, पास्कल कहते हैं। मेरे मित्र अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा डैश है। मेरे मित्र बहुत ही सरल सा सवाल है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, मान लीजिए कि कोई आपका स्प्रिंग है, ठीक है, कोई आपका स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को आप क्या कर रहे हो सर, कंप्रेस कर रहे हो। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कंप्रेस करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि हम इस पे बल लगा रहे हैं, बल लगाने की वजह से सर इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे बढ़ जाएगा। चूंकि आकार में परिवर्तन इसके इलास्टिसिटी को बता रहा है, तो इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहा है कि जब एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं और प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा डैश है। मेरे मित्र क्या कहेंगे कि चूंकि सर बल लगाने से इसके आकृति में परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे सर इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। चूंकि आकृति में परिवर्तन ठोस का प्रत्यास्था को इंडिकेट करता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, आप कहेंगे सर जी बढ़ जाएगी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा मेरे मित्र, अगला सवाल है कि सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है मेरे मित्र सेंटीमीटर पर किलोग्राम, मीटर पर किलोग्राम, कोई इकाई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्या कहिएगा कि गुरुजी जब हम विकृति की बात करेंगे तो अभी जस्ट आपने बताया है कि ये बढ़ी हुई लंबाई और मूल लंबाई का अनुपात होता है। तो जब ये बढ़ी हुई लंबाई और मूल लंबाई का अनुपात है तो जाहिर सी बात है कि दो समान राशि का जो आपका अनुपात होता है उसका क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कि बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है, लचीलापन, सरकन, सुगठपन, प्रत्यास्थपन। मेरे मित्र क्या होगा,
ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब इलास्टिसिटी की बात कर रहे होते हैं तो सर उसी के बैकग्राउंड में एक और चीज छिपा हुआ रहता है जो कि क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है। अब मेरे मित्र प्लास्टिसिटी क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग हिंदी में सुगठपन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सुगठपन कहते हैं। और मतलब क्या होता है कि सर प्रत्यास्था, यानी कि जब हम इलास्टिसिटी की बात किए हैं अभी, तो हमने आपको बोला कि किसी वस्तु पर आप बल लगाइएगा और बल लगाने के बाद उसके अवस्था में परिवर्तन का विरोध किया जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है कि इन अ केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट शेप आर रिटर्न इन देयर ओरिजिनल स्टेट। मतलब प्रत्यास्था के केस में यह होता है कि जो वस्तु की आकार होती है वो अपने मूल अवस्था में आ जाती है। लेकिन सर प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाए और वस्तु का आकार परिवर्तित हो गया तो आप बल हटा लो, सर वस्तु का आकार क्या होगा, सर उसी स्टेट में रहेगा, यानी कि जो परिवर्तित अवस्था है वो उसी में रहेगा, वो अपने मूल अवस्था में लौट के नहीं आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये गुण उसका प्लास्टिसिटी कहलाता है। मतलब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से वस्तु के आकार में हुए परिवर्तन का अपने मूल अवस्था में लौट के नहीं आना क्या कहलाएगा, प्लास्टिसिटी, यानी कि इसी को हम लोग सुगठपन कहते हैं। और मूल अवस्था में लौट के आ गया तो सर उसको हम लोग इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थपन कहते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि बिना भंजन ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है, आप सभी कहेंगे सर सुगठपन यानी कि प्लास्टिसिटी कहलाती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताया कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होगा। तो मेरे मित्र क्या कहोगे कि गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा है कि E इक्वल टू यानी कि प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहिएगा सर प्रतिबल बटा विकृति। क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। और हमसे पूछा जा रहा है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ, तो कंप्लीट इलास्टिसिटी, आप कहेंगे सर E का जो मान होगा वो 1 होगा। तो जाहिर सी बात है सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये कर देगा हमसे सवाल कि प्रत्यास्था गुणांक का मान, आप कहेंगे सर 0 से 1 के बीच होता है। क्या होता है सर, 0 से 1 के बीच होता है। अगर हमारा प्रत्यास्था गुणांक का जो वैल्यू है वो 1 है, मतलब वस्तु जो है हमारा क्या है सर, पूर्ण इलास्टिक है। और अगर प्रत्यास्था गुणांक का मान 0 है, हम कहेंगे वस्तु क्या है, आप कहिएगा इनइलास्टिक है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। कोई ब्लॉटिंग पेपर है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्याही को कैसे सोखेगा। क्या कहोगे कि गुरुजी कोई भी ब्लॉटिंग पेपर जो है वो स्याही को किसके चलते सोख पाता है, सर कैपिलरी क्रिया, जिसको हम लोग केशिकत्व बोलते हैं। आप कहेंगे कि सर जी ये केशिकत्व क्या है, तो चला जी आप सभी ध्यान में रखिएगा, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो केशिकत्व है वो क्या है। तो आप कहेंगे केश नली में, केश नली क्या है, एक पतली नली का एक ट्यूब है। तो केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ने एवं उतरने की क्रिया क्या कहलाती है, ध्यान में रखिएगा, केशिकत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, आप सभी कहेंगे सर केशिकत्व कहलाती है। मेरे मित्र अगर आप सभी केशिकत्व की बात करेंगे तो केश नली की चर्चा करेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो मेरे मित्र ये जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो क्या होता है, तो सर इस तरह की एक संरचना होती है और इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, तो सर एक समान होती है। क्या होती है सर, एक समान होती है। मतलब क्या कि वैसा ट्यूब जिसकी सर पूरे संरचना में त्रिज्या समान हो, क्या कहलाएगा, केश नली। और इस केश नली से द्रव का ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगा, सर केशिकत्व कहलाएगा। और ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा इसी केशिकत्व कैपिलरी की जो प्रोसेस होती है उसको संपन्न कराया जाता है, जिस वजह से वो स्याही को क्या करता है सर, सोख लेता है। इसीलिए सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर कैपिलरी क्रिया होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ठोसकरण प्रक्रिया तो हम समझ रहे हैं, सॉलिडिफिकेशन, किसी भी पदार्थ का सॉलिड में बदल जाना। यह वाष्पीकरण क्या होता है, तो मेरे मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये किसी भी तापमान पर हो सकता है, इवन रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। और हम लोगों को गर्मी के दिनों में ठंडक महसूस होती है वाष्पीकरण के चलते। आप कहेंगे गुरुजी परिभाषा बताओ इसका। मेरे मित्र किसी भी द्रव का किसी भी तापमान पर धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये द्रव की सतहों से होती है।
और इसीलिए गर्मी के दिनों में जो मिट्टी के घड़ा में पानी रखा जाता है वो आपको क्या होता है सर, ठंडा महसूस होता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि केशिकत्व से संबंधित सिर्फ आपको एक उदाहरण नहीं याद रखना है, केशिकत्व से संबंधित कई उदाहरण आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने एवं उतरने की क्रिया केशिकत्व कहलाती है। केश नली जो होगी वो क्या होगी सर, एक समान त्रिज्या वाली खोखली नलिका होगी। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करेंगे तो मेरे मित्र पहला उदाहरण तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को शीघ्रता से सोखना होगा ही होगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल क्या होता है सर, ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा पहुंचता है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था, यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। मेरे मित्र जो आपका कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था होती है वो किसकी वजह से सर, कैपिलरी प्रक्रिया के द्वारा ही। और साथ ही साथ वर्षा के बाद किसान अपने खेत में जुताई करते हैं, किस लिए, केश नली को तोड़ने के लिए, ताकि जो पानी है सर वो मिट्टी के नमी को बरकरार रखे। क्या कह रहा है कि वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नली टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, वो मिट्टी में क्या हो सर, नमी बनी रहे। तो ये सर 5 उदाहरण हैं किसके, ध्यान रखिएगा, केशिकत्व का। किसका सर, केशिकत्व का, जिसको आप सभी अपने माइंड में जरूर रखिएगा, आपके लिए सर ये जरूरी है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। इसका जवाब हम नहीं देंगे, आप कमेंट में देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल देख लीजिए, चला क्वेश्चन नंबर 8 कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इनके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है, और इस परिघटना को क्या कहा जाता है। मेरे मित्र जो द्रव की बूंद होती है आपने हमेशा उसको ऑब्जर्व करा होगा कि सर ये गोलाकार होती है। ध्यान दीजिएगा कि जब हम द्रव के इस गुण की चर्चा कर रहे हैं तो इससे पहले हमें एक छोटा सा वर्ड जो ससंजक बल और असंजक बल आता है इसकी संरचना को थोड़ा सा समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ससंजक बल की बात करते हैं, जब हम लोग ससंजक बल की बात करते हैं और साथ ही साथ जब हम लोग असंजक बल की बात करते हैं तो दोनों में अंतर क्या है। ससंजक यानी कि समान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग ससंजक बल कहते हैं, और सर दो असमान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग असंजक बल कहते हैं। तो सर द्रव के अपने अणुओं के बीच में बल लगता है तो सर द्रव का ही अणु होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो समान अणु है। तो मेरे मित्र क्या होता है कि जो द्रव के कण होते हैं या आप जिसको द्रव का अणु बोल सकते हो, तो सर उनके बीचों में क्या होता है कि सर वे समान अणु हैं, इसलिए उनके बीच में एक ससंजक बल लगता है, जिस वजह से उसके अणुओं का आकर्षण क्या होता है तो सर मतलब बहुत तेजी से होता है। और जब कोई भी चीज आकर्षित होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहेंगे सर घट जाएगा। और पृष्ठ क्षेत्रफल घटता है तो उसकी संरचना कैसी हो जाती है सर, गोल। मतलब मेरे मित्र यहां पे जो द्रव के बूंद गोलाकार संरचना में आ रहे हैं अपने ही अणुओं के बीच में लगने वाले ससंजक बल के चलते, तो ये ससंजक बल क्या करती है सर, उसके स्वतंत्र सिरा में एक तनाव उत्पन्न करती है जिसको हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है, और इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव, जिसको सर इंग्लिश में सरफेस टेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, सरफेस टेंशन बोला जाता है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो सरफेस टेंशन है इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला F/L होता है। क्या होता है, फॉर्मूला F/L होता है। चूंकि मेरे मित्र जो फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन होता है और जो आपका लंबाई है उसका यूनिट मीटर होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा पृष्ठ तनाव है, जो हमारा पृष्ठ तनाव है, अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर न्यूटन पर मीटर। क्या कहिएगा, न्यूटन पर मीटर। मतलब क्या हुआ, आप सभी कहेंगे कि सर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम लोग तनाव कहते हैं। बिल्कुल कहेंगे चला, का है तो सर T=F/L लिखे हैं। तो मेरे मित्र द्रव की जो स्वतंत्र सिरा होती है उसके प्रति एकांतर तल पर लगने वाले बल के चलते द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है, जिस वजह से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है और हम क्या कहते हैं कि सर वो जो द्रव का बूंद है वो गोलाकार नजर आता है। और मेरे मित्र ये है क्या एक्चुअली में, आप कहेंगे सर पृष्ठ तनाव है। याद रखिएगा कि पृष्ठ तनाव से संबंधित कई उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो परेशान नहीं होंगे चेला जी।
हमने इसके लिए भी आपके पास उदाहरण लेकर के रखा है। क्या? पहला चीज तो ये ध्यान में रखिएगा कि पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। तो सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि कोई पतली सुई जल में तैरती है निम्नलिखित में से किसके चलते? आप कहेंगे पृष्ठ तनाव के चलते। किसके चलते? पृष्ठ तनाव के चलते। अगला, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, अतः वह मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज्यादा साफ होता है। तो सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि साबुन और डिटर्जेंट के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा कपड़ा ज्यादा साफ हो पाती है? आप कहेंगे पृष्ठ तनाव के वजह से। अगला है कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है, एक तो साबुन का बुलबुला चमकीला होता है, आप कहेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के चलते। अब साबुन का जो बुलबुला है वो आपको बड़ा होता है, तो आप क्या कहेंगे सर? पृष्ठ तनाव कम हो जाने के चलते। और अगला उदाहरण याद रखिएगा कि स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। तो मेरे मित्र, सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि स्थिर जल की सतह पर मिट्टी का तेल छिड़कने से जो मच्छर के लार्वा होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है निम्नलिखित में से किस घटना के चलते? तो आप सभी कहेंगे सर पृष्ठ तनाव कम होने के चलते सर जो मच्छर के लार्वा होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सर ये जो आपका 4 एग्जाम्पल है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी T = F/L होता है और प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये बात तो सब स्टूडेंट को याद है। एग्जाम्पल आप सभी खास करके ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए कि जल की गिरती हुई बूंद गोलाकार होती है किस गुणधर्म के कारण? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें सोचना क्या है? जल के पृष्ठीय तनाव के चलते। अच्छा, संपीडनशीलता, इसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, और किसी भी पदार्थ का वह गुण जो दबाने पर दब जाए संपीडता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? मेरे मित्र, कहा जा रहा है कि कोई टैंक है आपका, मान लीजिए कि ये हम एक टैंक बना देते हैं, ठीक है। अब इस टैंक में जो है वो क्या कर दिया गया है सर? द्रव भर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? द्रव भर दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? अब ध्यान दीजिए कि इसमें एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है, मतलब इसमें एक समान क्षैतिज त्वरण से सर क्या कर दिया गया है सर? द्रव को भर दिया गया है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। द्रव की सतह केवल टैंक के केंद्र पर गिरता है। द्रव की सतह क्षैतिज पर नियत होता है। द्रव की सतह गति की दिशा में उठती है और टैंक के पीछे की ओर गिरता है। मेरे मित्र, सिंपली कहा जा रहा है कि अगर सर इस टैंक को हम यहाँ पे थोड़ा सा होल कर दें, ध्यान दीजिएगा, होल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं सर? कुछ इस तरह आपको होल कर देते हैं। आप कहेंगे सर जो जल है वो यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। मेरे मित्र, जब ये जल नीचे गिरेगा तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि जैसे ही जल नीचे गिरेगा तो इस पे एक छदम बल कार्य करेगा। कौन सा फोर्स कार्य करेगा? छदम बल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्यूडो फोर्स कहते हैं। और जब ये स्यूडो फोर्स कार्य करेगा तो मेरे मित्र आप सभी ये गौर फरमाएंगे, आप सभी इस चीज को महसूस भी करेंगे कि अगर यहां से जल गिर रहा है, मान लो कि यहां से आपका जल गिर रहा है, यहां से जल आपका गिर रहा है इसमें, तो आप क्या देखेंगे कि जिधर सर जल गिर रहा है उधर जो जल है, मतलब जो जल की सतह है वो आपको धंसा हुआ नजर आएगा और नीचे जो है वो ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। और ये जो है ये किसके चलते सर? स्यूडो फोर्स यानी कि छदम बल के चलते ऐसा होता है। तो जो सवाल कहा जा रहा है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है और निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो पहले ऑप्शन में है कि द्रव की सतह की गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर ऊपर उठता है। तो सर द्रव जो है वो अगर टैंक से बाहर निकल रहा है तो सर क्या होगा? आप कहेंगे सर जो गति की दिशा है उसमें तो गिरेगा, लेकिन द्रव जो है ये पीछे से ऊपर की ओर उठेगा। और ये किसके चलते सर? स्यूडो फोर्स के चलते। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई आपका टैंक बना हुआ है और आप देख पा रहे होंगे कि सर उसको कोई क्षैतिज, मतलब एक निश्चित त्वरण से पानी उसमें गिर के उसको भर रहा है और फिर उस टैंक से भी निकल रहा है, तो आप क्या देखेंगे
कि जहां से सर पानी गिर रहा है उस कंडीशन में सर आपको वो भाग आपको धंसा हुआ नजर आएगा, जबकि जो उसका पीछे वाला भाग होगा वो क्या होगा सर उठा हुआ नजर आएगा इस तरह से। ये किसके चलते? आप कहेंगे सर छदम बल के चलते। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि एक आदर्श तरल पदार्थ, आप कहेंगे सर आइडियल लिक्विड भी होता है क्या? मेरे मित्र वास्तविक में आइडियल लिक्विड नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, यही एक वास्तविकता है। सर ये क्या है? तो मेरे मित्र आइडियल लिक्विड का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जब भी होगा सर घर्षण रहित होगा। क्या होगा? घर्षण रहित होगा और नॉन कंप्रेसिबल यानी कि असंपीड्य होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि सर वैसा तरल जो घर्षण रहित, वैसा तरल जो घर्षण रहित एवं असंपीड्य हो, वैसा तरल जो घर्षण रहित एवं असंपीड्य हो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर आदर्श तरल, जबकि वास्तव में ऐसा आदर्श तरल कुछ है ही नहीं। तो मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है कि एक आदर्श तरल पदार्थ है बहुत श्यानपूर्ण, आप कहेंगे नहीं। न्यूटन के श्यान नियम के अनुसार नहीं। विद्युत प्रवाह में माना जाता है नहीं। घर्षण रहित और असंपीड्य, आप कहेंगे सर फ्रिक्शनलेस और इनकंप्रेसिबल जो लिक्विड होगा उसको हम लोग आइडियल लिक्विड मानते हैं, जबकि ऐसा कोई भी लिक्विड नहीं है जो कि आपका इनकंप्रेसिबल हो और सर फ्रिक्शनलेस हो। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक बांध में जल की गहराई h तथा ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा टी बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर करेगा? बहुत सारे मित्र यहाँ पे हवाना शुरू कर देते हैं, जबकि हवाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि द्रव के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको हम लोग द्रव दाब कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है? रो एच जी होता है, जहां पे रो क्या है? आप कहेंगे सर घनत्व है द्रव का, H क्या है? आप कहिएगा सर गहराई है, और G क्या है? आप कहेंगे सर गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। मेरा मित्र जब आप देख रहे हैं कि सर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि द्रव द्वारा दाब है वो अगर डिपेंड कर रहा है तो वो द्रव के घनत्व पर, गुरुत्वीय त्वरण पर और गहराई पर, तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि सर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? तो अगर हम ऐसे देखें तो सर गुरुत्वीय त्वरण तो हम लोग परिवर्तित लेंगे ही लेंगे, और किस पे सिर्फ और सिर्फ की बात करेंगे तो कहेंगे नहीं सर ये डिपेंड करेगा द्रव के घनत्व पर, सर गहराई क्या है, और सर गुरुत्वीय त्वरण पर। जबकि जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा ए जल का अनुप्रस्थ है, क्षेत्रफल तथा टी बांध की मोटाई है, तो मेरे मित्र क्षेत्रफल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और बांध की मोटाई से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। हम सीधे कहेंगे कि गुरुजी मान लो कि ये हमारा यहाँ पे एक बांध है, ये हमारा एक यहाँ पे बांध है, तो अब इस बांध पे जो द्रव के द्वारा दाब लगाया जाएगा वही हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उसके लिए फॉर्मूला तो P इक्वल टू हम रो एच जी लिखते हैं, और यहां पे देख रहे हैं कि ये घनत्व गहराई और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड कर रही है। जाहिर सी बात है कि बांध की मोटाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। ये डिपेंड करेगी भी तो किस पे? सर गहराई पे डिपेंड करेगी कि बांध की गहराई कितनी है, जबकि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ए एच तथा टी नहीं होगा, ए एवं एच नहीं होगा, एच एवं टी नहीं होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि कभी कभी आपसे यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि जो बांध का नीचे वाला एरिया होता है वो ज्यादा मोटा होता है, किस वजह से? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चूंकि गहराई बढ़ेगी तो दाब, द्रव का जो दाब होगा वो क्या होगा? सर बढ़ जाएगी। तो सर द्रव की दाब अगर बढ़ जाएगी और बांध का नीचे वाला हिस्सा ज्यादा मोटा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो पानी का प्रेशर होगा वो बांध को तोड़ देगा, फिर बांध बनाने का जो मकसद था वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बांध का नीचे वाला हिस्सा सर ज्यादा मोटा होता है, किस लिए? तो सर बढ़े हुए द्रव दाब को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि सर गहराई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि दाब जो होगा द्रव का वो क्या होगा? आप कहेंगे बढ़ जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? कोई भी चीज अगर जल में डूब जाता है तो आप सभी कहेंगे कि सर उसका घनत्व द्रव के घनत्व से क्या होगा? ज्यादा होगा, और कोई चीज अगर जल में तैर रहा है तो उसका घनत्व क्या होगा? द्रव के घनत्व से कम होगा। तो मेरे मित्र आपके सवाल में कहा जा रहा है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है?
आप सभी कहेंगे कि सर इसके पीछे का कारण यही है कि जो कील का घनत्व है वो जल के घनत्व से अधिक है, जबकि कॉर्क का घनत्व जल के घनत्व से कम है। पहला ऑप्शन में है कि कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही गलत बात है, अगर घनत्व अधिक होता तो कॉर्क नहीं तैरता, कॉर्क डूब जाता। दूसरा है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। यह बात बिल्कुल सत्य है, इसीलिए लोहे की कील क्या होती है सर, जल में डूब जा रही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा जा रहा है कि बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो बर्नौली थ्योरम है यह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आप कहेंगे सर कैसे आधारित है, तो मेरे मित्र ध्यान देखेंगे, अगर हम बर्नौली थ्योरी की बात करते हैं, बर्नौली प्रमेय की बात करते हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि जब कोई असंपिड और अश्यान द्रव यानी कि नॉन विस्कोसियस फ्लूइड अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह का मतलब क्या हुआ कि द्रव का प्रत्येक बूंद किसी एक निश्चित बिंदु से होकर के गुजर रही है। तो जब कोई असंपिड और नॉन विस्कोसियस फ्लूइड अर्थात जो हमारा आदर्श तरल है किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की जो कुल ऊर्जा होती है, चाहे वो हमारा दाब ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, सबका योग क्या होता है सर, नियत होता है। मेरे मित्र चूंकि कहा जा रहा है कि जब कोई एक आदर्श तरल किसी धारा रेखीय प्रवाह में होती है तब जो उसकी टोटल ऊर्जा होती है वो नियत होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं ऊर्जा संरक्षण को क्या कर रहा है सर, पूरी तरीके से यहां पे मोहर लगा रहा है। तो जो सवाल करा जा रहा है आपसे कि बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आप कहेंगे सर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। क्यों? क्योंकि सर इसके अनुसार अगर आदर्श तरल किसी नली से प्रवाहित होती है या किसी आदर्श तरल का किसी नली से धारा रेखीय प्रवाह होता है, तो सर उस कंडीशन में जो सर उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसका एकांक आयतन या द्रव्यमान की कुल ऊर्जा होती है, चाहे वो दाब हो, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुछ भी हो, उन सभी का योग क्या होता है, आप कहेंगे नियत रहता है। और मेरे मित्र आपके मन में तो आ रहा होगा कि गुरुजी ये बर्नौली प्रमेय का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। मेरे मित्र आप देखे होंगे कि बहुत तेज आंधी तूफान आती है तो आपका जो घर का टीन वाला छत वगैरह होता है वो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। या आपने कई बार जब रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो अपने गार्जियन से सुना होगा कि जब ट्रेन आ रही होगी तो आप पीछे हट जाना। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है मेरे मित्र, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है तो वहां पे वायु दाब कम हो जाती है और वायु दाब कम होने के चलते सर एक दाबांतर पैदा हो जाता है, जिस वजह से यह संभावना रहती है कि ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे इंटर करेगी वो आपको खींच लेगी। और आप कहेंगे सर हमको कैसे खींच लेगा, तो बड़े मित्र इस चीज को आप जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे इंटर कर रही होगी और जो सर प्लेटफॉर्म से सटा हुआ आपका डस्ट या सर पन्नी का टुकड़ा, बिस्किट का टुकड़ा या कुछ भी होगा ऐसा हल्का सामान, उसको आप क्या देखते होंगे कि सर वो इंजन की ओर अग्रसर हो जाती है। तो ये किसके वजह से, तो सर बर्नौली थ्योरम यहां पे कार्य कर रहा होता है, यानी कि बर्नौली प्रमेय कार्य कर रहा होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यों में घर्षण को क्या कहा जाता है, मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग फिजिक्स में फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखिएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग ड्रैग के नाम से जानते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन को किसके नाम से जानते हैं, ड्रैग के नाम से जानते हैं। और बेसिकली फ्लूइड किसे बोला जाता है फिजिक्स में, तो सर लिक्विड और गैस को क्या बोला जाता है, आप सभी याद रखिएगा, फ्लूइड बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किसी भी द्रव में जो घर्षण होती है वो बेसिकली उसके विस्कोसिटी यानी कि सयांता के चलते उत्पन्न होती है, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं सर, द्रवों में घर्षण को सयांता यानी कि विस्कोसिटी कहा जाता है। और आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम लोग विस्कोसिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये द्रव के थिकनेस पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, द्रव के थिकनेस पे डिपेंड करती है। और मेरे मित्र जो द्रव आपका ज्यादा मोटा होता है सर उसको हम लोग मोर विस्कोसियस मानते हैं, और जो आपका द्रव कम मोटा होता है उसको हम लोग लेस विस्कोसियस मानते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। फिलहाल मेरे मित्र आज के इस सेशन में आपका टोटल 15 ही क्वेश्चन था, और मेरे ख्याल से जिस टॉपिक की चर्चा मैंने आज करा है, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन हो गया होगा। और अगर आपके पास इन टॉपिक का पहले से कोई कंसेप्ट नहीं था तो मेरे मित्र अब इतना तो इंप्रूवमेंट जरूर आ गई होगी कि अगर आपको
इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन या फिर कैपिलरी से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो मेरे मित्र आप उसके जवाब देने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल हो। साथ ही आप सबों को एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर कोई भी मित्र आप में से हमारे साथ जुड़ करके अपने साइंस को पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, जो आपका सिलेबस बदला है या आप कह सकते हो जो पैटर्न बदला है उस हिसाब से, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे लाइव फाउंडेशन बैच में। ध्यान में रखिएगा ये जो आपका रेलवे जनरल साइंस लाइव फाउंडेशन बैच है सर, ये आपको प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है इसकी 4:15 बजे। कहां से सर? तो सर द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। मेरे मित्र आपको मन है कि सर हम सारे अपडेटेड पैटर्न को रिकॉर्डेड मोड में देखें तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में, जिसमें आपको सर जो आपका टेक्नीशियन का बदला हुआ पैटर्न है और जो पहले से रहा है वो सारी टॉपिक क्लियर करवाई जाएगी। और सबसे जरूरी चीज कि आपको अलग से बीएससीडी का झंझट नहीं है सर, बीएससीडी की जो पूरी क्लासेस होगी थ्योरी वाली वो आपको इसमें मिल जाएगी। इसीलिए ये आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच, ये बैच आप ग्रेड 1 ग्रेड 3 दोनों के लिए ले सकते हो और एएलपी के लिए भी ले सकते हो। आपको मन है कि गुरुजी हम सिर्फ आपके साथ बीएससीडी की तैयारी करें तो मेरे मित्र आप 40 मार्क की तैयारी के लिए हमारे रिकॉर्डेड बैच में आ सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा ये सभी बैच आपको कहां मिलेंगे? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा। अगर आपको इन बैच से संबंधित किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।